पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि भाई उनके ऊपर इतने सारे जहाज़ आए और पाकिस्तान के अंदर घुस के वेपन डिलीवर करके चले गए। पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि इसके आगे कुछ हो। तो एक ही चॉइस थी उनके पास कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म करें। फिफ्थ जनरेशन एक जहाज़ नहीं है, फिफ्थ जनरेशन एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अप्रोच है। वो मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई अगर हम ये फिफ्थ जनरेशन इंजन को की तरफ जा रहे हैं तो जब तक हमारा आमका आएगा दुनिया सिक्स्थ जनरेशन में पहुंच जाएगी। रोज मैं सवेरे जब मैं पढ़ता हूं तो मैं ये देखता हूं कोई बोल रहा है F-35 आना चाहिए, कोई बोलता है Su-57 आना चाहिए। मेरे हिसाब से यूएस भी नेटो के बाहर नहीं आएगा और नेटो को भी यूएस की उतनी ज़रूरत है जितनी यूएस को नेटो की ज़रूरत है। उसमें देर आर नो परमानेंट फोर्स एंड देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, इट इज़ ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। यूएस की मिलिट्री स्पेंडिंग जो है, जो उनका 781-800 बिलियन डॉलर का जो बजट है डिफेंस बजट, उसको कैसे कम किया जाए। कारगिल की जंग हो या बालाकोट का एयर स्ट्राइक, भारतीय वायुसेना ने हमेशा अपना परचम लहराया है। लेकिन जो मौजूदा वक्त है, मौजूदा समय है, वो ये कहता है कि भारत के पास होना चाहिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और स्वदेशी इंजन। सवाल जो हमारे जेहन में है, आपके जेहन में है, उसे जानने के लिए हम सीधे चलेंगे अपने खास मेहमान के पास। खास मेहमान है भारत के पूर्व वायुसेना एयर मार्शल रवि कपूर सर। स्वागत है सर आपका भारत तक पे। धन्यवाद, धन्यवाद आयुष। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी जो थी वो कैसी रही, क्या क्या अनुभव थे, वो अपने अनुभव साझा करें सर। मेरी करीब 4 दशक की जो जर्नी थी एयरफोर्स में, वो शुरू ही 7 जून 1986 को और समाप्त हुई 31 अगस्त 2024 में। इन करीब 38 सालों से ज़्यादा की जर्नी में जैसे कि सब लोग करते हैं, सभी तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, सभी तरह के पूरे देश में अगर देखा जाए तो चारों कोनों तक पोस्टिंग की। और जो सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है कि देश की सेवा कर सके और देश के लिए कुछ कर सके। सभी रोलों में एक अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी चीज़ें जो एक एयरफोर्स वे ऑफ लाइफ होता है जिसको बोलते हैं, वो सीखने को मिला, जिससे कि एक तरह का डिसिप्लिन, एक तरह का प्रोफेशनलिज्म, एक तरह का वैल्यू सिस्टम, जो हम लोग कितनी बार बोलते हैं ना कि आर वी ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो हम काफ़ी बार ये बात करते थे कि भाई आर वी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो हम बोलते थे कि नहीं, वी कैन नॉट बी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकॉज वी आर सिलेक्टेड और हमारी फिर ट्रेनिंग होती है और पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग होती रहती है। इसलिए हम बाकी सबसे डिफरेंट है और हमको उसी तरह बाकी सबसे अलग रहना चाहिए। सर आपका अनुभव आज पूरा देश गर्व से कहता है, आपका नाम लेता है सर। लेकिन जिस तरीके से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की भारत ने, 350 से ज़्यादा आतंकवादी थे, तो कैसे वायुसेना ने उसे अंजाम दिया, और जिस तरह से अभी जो है पाकिस्तान जो है दूसरे टेरर सेंटर बना चुका है, तो क्या हो सकता है कि भारतीय वायुसेना फिर से एक्शन ले ले, ऐसा कुछ? देखिए, कोई भी एक्शन जिस तरह बालाकोट में हुआ, उसका एक जेनेसिस होता है और उसका एक अप्रूवल होता है। तो एयरफोर्स का काम है कि हमेशा तैयार रहे और किसी भी कंटीजेंसी में, जिसको हम बोलते हैं फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर, फ्रॉम सब कन्वेंशनल टू ऑल आउट वार, एयरफोर्स को उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके पास उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उस तरह के वेपन्स होने चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि कभी भी इस देश की लीडरशिप
अगर एयरफोर्स को बोले कि आपको ये करना है तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। जहाँ तक बालाकोट का सवाल है, वो एक स्पेसिफिक रिस्पांस था जो कि अगर आप सबसे पहला अगर हम जो बयान था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से था कि वो एक काउंटर टेररिज्म और एंटी टेररिज्म स्ट्राइक था, ऑपरेशन था, वो एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। तो जबकि मिलिट्री यूज़ हुई उसमें, लेकिन ऑपरेशन वाज टू टारगेट सब कन्वेंशनल वॉरफेयर। अब उसमें वो 300 हो, 350 हो या कितने भी हों, वो मैं ये पूरे ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ था जी। और आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जी, और इसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हमने बहुत ही प्रोफेशनली इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया था और फिर एग्जीक्यूट किया था। और इसका बेसिकली जो बोलते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। तो इसका प्रूफ ऑफ द पुडिंग वाज कि पाकिस्तान डिड नॉट इवन कम टू नो दैट वी वेंट एंड बॉम्ब्ड एंड केम बैक। सर, आपने कैपेबिलिटी की बात की, तो जो मौजूदा वक्त है वो कहीं ना कहीं अब ताकत का नहीं टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांसफ़र हो चुका है। तो सर, 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर आप क्या सोचते हैं, और ये आपको कब तक लगता है कि कब तक ये शामिल हो जाना चाहिए या फिर ये लेट हुआ है? हमारे देश ने एक अहम कदम उठाया था कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता। कोई भी कैपेबिलिटी होती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होती है, उसको डेवलप करने में काफ़ी समय लगता है, स्पेशली जब वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो और वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का फ्यूजन हो। 5th जनरेशन एक जहाज़ नहीं है, 5th जनरेशन एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अप्रोच है कि मतलब कि बहुत सारे सिस्टम उसको फीड करेंगे और वो उन सारे सिस्टम की डेटा इंफॉर्मेशन लेके एक डिसीजन लेगा और वो फिर पूरे एक एनवायरनमेंट को कंट्रोल भी कर सके। तो 5th जनरेशन एक सिर्फ जहाज़ नहीं है, वो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा ये कि हमारे अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो चाइना ने ऑलरेडी J-20 इंडक्ट कर लिया है, उनके पास करीब 300 J-20 हैं जो 5th जनरेशन फाइटर कहलाते हैं। दूसरा, उन्होंने अभी नवंबर में ज़ुहाई एयर शो में J-35, हाँ, वो उन्होंने दिखाया, काफ़ी खास था। दूसरा 5th जनरेशन फाइटर उन्होंने अनवेल कर दिया और उसी के जैसे ही अनवेल किया उसके 5-7 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के जो एयर चीफ थे उन्होंने बोला कि भाई हम चाइना के साथ बात कर रहे हैं कि हम करीब 40 जहाज़ खरीदेंगे। उसके बाद न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह भी आई। देखिए, इन सब चीज़ों को कहना और न्यूज़ रिपोर्ट आना एक बात होती है और न्यूज़ रिपोर्ट इसी तरह नहीं आएंगी, तो हो सकता है कुछ चल रहा हो। उसके बाद जो अगली खबर आई वो ये थी कि पाकिस्तान टर्की के साथ अब पार्टनर कर रहा है कि वो 5th जनरेशन कान जो टर्की का फाइटर है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ ही वो कोलैबोरेट करेंगे। दैट मीन्स उसके साथ वो डिज़ाइन डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। डिज़ाइन तो हो चुका है क्योंकि उसका पहला प्रोटोटाइप ऑलरेडी फ्लाई कर चुका है। हाँ, वो दिखा चुका है, तुर्की ने काफ़ी पहले दिखा दिया था। और वो एक अच्छा जहाज़ होगा, मोस्ट प्रॉब्ली रीजनेबली प्राइस्ड होगा और अच्छी कैपेबिलिटी होगी। वो हम इस तरह कह सकते हैं क्योंकि आज सऊदी अरेबिया और यूएई भी बोलते हैं कि भाई हम कान खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर हम देखें कि आज अगर कान ने प्रोटोटाइप फ्लाइंग कर लिया है तो हम ये निश्चय के साथ कह सकते हैं कि अगले 5 से 7 वर्षों में वो प्रोडक्शनाइज हो जाएगा। और जिस तरह टर्की ने F-16 जो पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 थे उनको अपग्रेड करके दिया था, तो टर्की के पास एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है जो कि तेज़ी से प्रोड्यूस कर सकता है 5th जनरेशन। तो अब अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट में देखें, एशिया में देखें, तो दोनों हमारे जो अभी एडवर्सरीज हैं उनके मेन है, पास काफ़ी खतरनाक है ये। इनके पास 2030 2032 के टाइम फ्रेम में चाइना के पास तो है ही ऑलरेडी। तो 2030 32 में चाइना के पास करीब 1000 के आसपास J-20 और J-35 और जो उन्होंने अपने नए लेटेस्ट जनरेशन फाइटर 2 अनवेल किए थे दिसंबर 26 को, वो भी आने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए
ये बिल्कुल ज़रूरी है कि भारतीय वायुसेना के पास भी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सर 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं तो अभी पेंटागन की रिपोर्ट्स आई, रूस से भी तमाम खबरें आ रही हैं कि भारत हमारा लेगा, अमेरिका कह रहा है भारत हमारा लेगा। आपको क्या लगता है इस डील को कैसे करनी चाहिए और भारत को किसे चूज करना चाहिए, F-35, सुखोई 57? मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि, और रोज़ मैं सवेरे जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, कोई बोल रहा है F-35 आना चाहिए, कोई बोलता है Su-57 आना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन मेरे हिसाब से एक एक्सपर्ट कमेटी को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ जहाज़ ही शामिल नहीं है। हमारा जो फाइनल एम होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ये है कि हम आमका, जो आज HAL और DRDO बोल रहे हैं कि 2036 में प्रोडक्शनाइज होगा, तो क्या वो हम 2032 में कर सकते हैं? तो हमारा एम, जो भी जहाज़ आए, पहला उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, दूसरा उसकी मेंटेनेबिलिटी क्या होगी, और तीसरा उसके साथ हम एमका को कितने जल्दी ला सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। अब TOT बाय इटसेल्फ, डज इट गिव अस द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर और डेवलप आवर ओन थिंग्स इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम? तो ये अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देखें तो आज भी कई जहाज़ ऐसे हैं जो हमको बोला गया था हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, लेकिन उसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे वो आज भी हम नहीं बना पाते हैं। तो हमको ये डिसाइड करना होगा कि जो क्रिटिकल चीज़ें हैं आमका के लिए, जिसमें आज हमें लगता है कि हमें 6 साल लगेंगे या 7 साल लगेंगे, उन चीज़ों को कैसे एक एक्सीलरेटेड टाइम फ्रेम में हम बना सकें किसी दूसरे देश की मदद से। जिस तरह हम इंजन की बात करते हैं, तो उसी तरह एमका को कितनी जल्दी लाया जा सकता है, वो एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, कैपेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, लाइफ साइकिल कॉस्ट और उसकी वॉर टाइम यूटिलिटी, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे हिसाब से तो एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म होनी चाहिए जो पूरा का पूरा एनालिसिस करे कि सर, ये एक्सपर्ट कमेटी जो आप बोल रहे हैं, क्या ये वायुसेना के अधिकारियों को के साथ होनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट के लोगों के साथ? देखिए, जब हम हमारे देश में अगर HAL जहाज़ बना रहा है या आडा जहाज़ डेवलप कर रहा है, तो उसको क्या डेवलप करना है और क्या बनाना है वो तो एयरफोर्स ही बताता है। तो एयरफोर्स ही लीड करेगा, मेरे हिसाब से एयरफोर्स को ही इस टीम को लीड करना चाहिए। जबकि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है और जो एकेडमिक कम्युनिटी है, उसका इसमें एक अहम योगदान होना चाहिए। तो ये कमेटी लीड ज़रूर से ही एयरफोर्स को करना चाहिए, विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ DRDO, HAL एंड सम एकेडमी ऑल्सो। जी जी सर, आपने इंजन की बात आपने खोली यहाँ पर, तो एमका के इंजन को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं। कावेरी इंजन भारत बना रहा है अभी भी, और एक प्रोजेक्ट था जो काफ़ी समय से अधूरा पड़ा है, 7 साल हो गए उसको, MRFA वो प्रोजेक्ट, तो उस पर आपकी क्या राय है? कावेरी से शुरू करते सर। कावेरी को गवर्नमेंट ने आई थिंक 2014 में या कहीं किसी टाइम फ्रेम में बंद कर दिया गया था। तो अब अगर सोचें कि भाई कावेरी हम फिर से शुरू करेंगे और हम एमका के लिए इंजन बना सकेंगे, उसके लिए ये एक बेसिक कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। वो ये है कि अगर आज हम GE 404 जो LCA में इंजन लग रहा है, वो करीब 75 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देता है। GE 414 जो LCA Mark II के लिए ले रहे हैं, वो करीब 84 के आसपास किलो न्यूटन की थ्रस्ट देता है। F-35 में जो इंजन लगता है वो 110 किलो न्यूटन के का है। तो वो अगर आप देखें, रफाल में भी जो M88 इंजन है वो भी करीब 85 टू 89-90 किलो न्यूटन के आसपास की थ्रस्ट देता है। तो हमको चाहिए इंजन आमका के लिए जो 110 किलो न्यूटन की थ्रस्ट दे सके। तो 110 किलो न्यूटन, और आज हमारा कावेरी दे रहा है करीब 50 किलो न्यूटन की थ्रस्ट ड्राई रेजिम में। आफ्टर बर्नर में अगर सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो वो कितनी थ्रस्ट दे पाएगा? तो अगर हमें लगता है क्या कि कावेरी को अगर हम फिर से रीओपन करें
तो हम 60-75 से 110 किलो न्यूटन पे जा सकेंगे? कितने साल लगेंगे? उतने साल हम वेट कर सकते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं लीप फ्रॉगिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज। और जब आपको लीप फ्रॉग करना होता है तो आपको कुछ एक एनेबलर होना चाहिए उसमें, तो वो एनेबलर है कोलैबोरेशन। कैसे कोलैबोरेशन होगा? अगर कहा जाए कि कोलैबोरेशन करना है, तमाम कंपनियां बाहर की आ रही हैं, भारत से कह रही हैं कि हमें आपके साथ करना है कोलैबोरेशन, तो कैसे करेगा? फाइनली जो भी कोलैबोरेशन हम करें, जिसके साथ भी करें, जैसे मैंने बोला था F-35 या Su-57, इसको भी एक एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए जो ये डिसाइड करेगी कि भाई, जैसे है हमारे पास DRDO में है एक्सपर्टीज़, एयरफोर्स में भी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ है, और उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि भाई ये कितना TOT होगा, फाइनली ये IP हमारे लिए होगी कि नहीं होगी, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, फाइनली जो इंजन हम बनाएंगे वो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, या सिर्फ हमारे लिए ही वो इंजन होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कोलैबोरेशन मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। किसके साथ करना है, वो एक लॉन्ग टर्म व्यू है जिसमें बोथ डिफेंस एंड डिप्लोमेसी आर इन्वॉल्व। एंड तीसरी बात, वो एक इट शुड बी अ मीन्स टू एन एंड एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। वो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर हम ये 5th जनरेशन इंजन को की तरफ जा रहे हैं, तो जब तक हमारा आमका आएगा दुनिया 6th जनरेशन में पहुंच जाएगी। तो हमारे पास उस टाइम की भी टेक्नोलॉजी साथ साथ डेवलप होनी चाहिए। तो 6th जनरेशन की इंजन टेक्नोलॉजी को बोलते हैं एडेप्टिव इंजन टेक्नोलॉजी। आज US एयरफोर्स ने 2 कंपनीज को, शायद GE और प्रैट एंड विटनी को फंडिंग दे दी है ऑलरेडी कि वो 6th जनरेशन एडेप्टिव इंजन टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करें। तो अगर आज उन्होंने दी है तो बाय 2032-35 टाइम फ्रेम में उनका पक्का ये इंजन तैयार हो जाएगा। 10 साल में वो तैयार कर सकते हैं। करेक्ट, 7 से 10 साल में हो जाना चाहिए। तो इसी तरह हमको भी ये देखना पड़ेगा कि भाई 5th जनरेशन इंजन अगर हम कितने टाइम फ्रेम में डेवलप कर पाएंगे इनके साथ, और वो हमको ये कैपेबिलिटी दे पाएगा कि हम उससे आगे बढ़ के 6th जनरेशन इंजन अपने आप से डेवलप कर सकें। सर, इंजन की बात कर रहे हैं तो इंजन में ऐसा क्या होता है जो कोई भी देश चाहता है? क्या उसमें कोई कोहिनूर होता है? हाँ, कोहिनूर ही जैसा है कि इसको बोलते हैं। अगर आप दुनिया में पूछेंगे तो सारे ये जितने भी इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वो बोलते हैं ये टेक्नोलॉजी क्राउन ज्वेल है। तो अगर देखा जाए तो कोहिनूर ही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है कि भाई आपका जो हॉट एंड है, जहाँ पर टेम्परेचर करीब 1800 से 2000 डिग्री होते हैं सेंटीग्रेड, तो वो एक सिंगल मेटल वो टेम्परेचर नहीं सहन कर सकता है। तो उसके लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं इन लोगों ने, वो हमने भी डेवलप किया है सुपर अलॉय, जिसमें निकल की सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है और बाकी अलॉयज़ आते हैं उसमें, जिससे कि वो बन जाता है। और उसके ऊपर जो एक टेक्नोलॉजी है वो है क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। उसमें ये है कि इसका IP सिर्फ बहुत ही कम कंपनीज़ के पास है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप टरबाइन ब्लेड को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें जो ये सुपर अलॉय है, इसको इस तरह मेल्ट करके डाला जाता है कि जो एटम्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं, और जब वो एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, दो स्ट्रेस होते हैं। थर्मल स्ट्रेस होता है जो फटीग बोलते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म में उससे डिस्टॉर्शन हो सकता है, क्रैक्स डेवलप होते हैं। और दूसरा होता है क्रीप होता है कि जैसे बार बार हाई टेम्परेचर पे रोटेट करता रहेगा तो वो मेटल लंबा होगा। और जो टरबाइन ब्लेड होता है इंजन में, और जो उसकी केसिंग होती है जिसमें टरबाइन रोटेट कर रहा है, उसमें बहुत ही कम फासला होता है। तो अगर ये ब्लेड लंबा हो जाएगा तो वो टरबाइन जो हमारी केसिंग है उसमें टच करेगा, तो अगर वो टच करेगा तो वो ब्लेड टूट सकता है, क्योंकि इतने हाई रिवॉल्यूशन पे वो रोटेट कर रहा है। मतलब सारा खेल ब्लेड का है? सारा खेल मेटलर्जी का है। सर, ठीक है, कब आ रहा, क्यों आ रहा, ये तो ठीक है, लेकिन
आपसे अगर आपसे पूछा जाए, आप उस कमेटी के सदस्य बन जाएं और आपसे अगर ये पूछा जाए कि F-35 ही लेना चाहिए या फिर सुखोई 57, तो आपका क्या जवाब होगा? आप कैसे बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, अगर दोनों में से एक चूज करने के लिए दिया जाए? फाइनली इस देश को दोनों में से एक ही चूज करना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि दोनों को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा और दोनों का यूटिलाइजेशन डिफरेंट होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रशिया नहीं चाहेगा और यूएस भी नहीं चाहेगा कि दोनों जहाज़ एक ही कंट्री में हो। तो क्योंकि ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट जहाज़ होते हैं, इसमें बहुत सारा डेटा एक्सचेंज होता है, कोई भी किसी को ट्रैक कर सकता है, ट्रैक करने के चांसेस होते हैं। तो दूसरा अगर मुझे इस कमेटी का मुझे ये टास्क दी जाती है, तो ऑब्वियसली मैं ये देखूंगा कि आज उन दोनों जहाज़ों को किस तरह से यूटिलाइज किया गया है, उन दोनों जहाज़ों का प्रोडक्शन रेट क्या है, उन दोनों जहाज़ों में जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। कहीं चाइना से या हमारे जो देश हैं जो हमारे साथ नहीं है उनके साथ उनसे तो कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है। फिर देखेंगे कि उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है, उनके जो उस देश में अगर हम उनको ऑर्डर देंगे तो वो जहाज़ आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कितने टाइम फ्रेम में आएगा। कैपेबिलिटी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये साबित हो चुका है, क्योंकि F-35 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। 1100 जहाज़ आज फ्लाई कर रहे हैं, 2500 जहाज़ करीब बनने वाले हैं। तो अगर इतने जहाज़ बन रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो कम होती जाएगी, लेकिन उसमें जो उसका जो लॉजिस्टिकल सिस्टम है, इसको एलिस बोलते हैं, मेन वो है। और क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट जहाज़ है, हाई टेक्नोलॉजी जहाज़ है, ये सब प्रोसेस हैं इसकी लाइफ साइकिल में। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भाई ये किस तरह से होगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फाइनली ये होगा कि भाई इस देश को, हमारे देश को, भारत को इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या मिलने वाला है, हम इससे क्या गेन कर रहे हैं। एक तो कैपेबिलिटी तो ऑब्वियसली आएगी, लेकिन कैपेबिलिटी के साथ हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको इससे क्या लाभ हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। फाइनली बजट, क्योंकि बजट का ही खेल होगा। बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक चीज़ जो हम सबको समझनी चाहिए कि वो ये है कि जहाज़ को खरीदना एक बात होती है और जहाज़ को मेंटेन करना एक बात होती है। मेंटेनेंस, कोई भी जहाज़ जो आप आज खरीद रहे हैं वो 40 से 50 साल तक यूज़ होगा। जैसे आज अमेरिका बोलता है कि हम F-35 को 2050 टू 2070 तक यूज़ करेंगे, तो अगर वो 2015 में आया तो 2070 तक हो गए उसके करीब 55 साल। तो 50 साल तक अगर हम जहाज़ यूज़ करेंगे तो उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या है, उसके स्पेयर्स कितने आएंगे, उसके सर्विसिंग कितनी होगी, उसके लिए मुझे उस जहाज़ के कंपोनेंट्स को या उसके इंजन्स को कितनी बार भेजना पड़ेगा, कितनी बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखा जाए तो खरीदने की कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन उसकी लाइफ साइकिल में उसको मेंटेन करके उसके वेपन्स को मेंटेन करने की कॉस्ट काफ़ी होती है। तो ये सब चीज़ें मैं ध्यान में रखूँगा अगर मुझे बताया जाए। लेकिन चूज किसे करेंगे, ये आपसे ये देखिए, इसीलिए मैंने क्या आप बोला कैपेबिलिटी पूरी देख के पूरी चेकिंग करके ही फाइनली तो उसी तरह चूज करना चाहिए जैसे हमने MMRCA को किया था। ये सवाल मेरा छूट गया था। MMRCA जो हमने इवैल्यूएशन किया था, आई थिंक वो हमारे हिस्ट्री में एक बहुत ही डिटेल्ड और बेहतरीन इवैल्यूएशन था। उसमें एक एक चीज़ को ध्यान में रखा गया था। पहली बार हम लोगों ने सिर्फ जाके खरीद नहीं लिए थे, उससे पहले हम लोग क्या करते थे, हम जाते थे, अच्छा यहाँ पर ये हो गया तो हम ये जहाज़ ले लेंगे। लेकिन वो पहली बार हमने इतनी डिटेल्ड एनालिसिस की, और जिसकी वजह से फाइनली जो आज जो हमने रफ़ाल चूज़ किया था, तो रफ़ाल जिसको आज हम कोई लोग बोलते हैं गेम चेंजर, मैं बोलता हूँ एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी जो भारत को मिली थी। और अगर हम अपने पुराने चीफ का बयान याद करें बालाकोट के बाद जो उन्होंने दिया था, जी। उन्होंने कहा था अगर आज रफ़ाल होता तो जो रिजल्ट थे वो और भी बेटर हो सकते थे सर। लेकिन कहीं ना कहीं मोर एफिशिएंसी। लेकिन ये देखा जाता है कि पाकिस्तान, जैसे कि अभी शहबाज शरीफ का बयान आया,
कल या परसों उनका बयान आता है कि हम भारत को हरा के दिखा देंगे चाहे जो हो जाए। वैसे उनका नाम माइक तोड़ प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जब भी माइक पकड़ते हैं तो उनको माइक को तोड़ देते हैं, वहीं गिरा देते हैं। तो सर क्या पाकिस्तान का ये जो बयान है, जिस तरह से वो भारत को बार बार स्टेटमेंट देता है, तो क्या भारत को पलटवार नहीं करना चाहिए इस पे? ये एक डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, सवाल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें पाकिस्तान को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि अब हम है ना डिफरेंट लीग में हैं। जी। और पाकिस्तान में भी काफ़ी कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो ऐसे बयान देना चाहती हैं, फेमस होने के लिए। हाँ, पॉलिटिकल माइलेज के लिए या किसी और माइलेज के लिए। तो ये वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को फीड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जनरल देखें तो पाकिस्तान में, अगर आप तो मीडिया में ही हैं और आप सोशल मीडिया बार बार देखते ही होंगे, मॉनिटर करते हैं उसको, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आज पाकिस्तान में इतनी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई देखो भारत कहाँ पहुँच गया है, भारत और हम चांद कहाँ पे हैं। है और हाँ। हम अभी यहीं पे हैं, तो कटोरा लेके खड़े तो हैं। ये इसमें हमें, मेरे हिसाब से हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों पे। ठीक है सर, लेकिन हम अभी अपनी कैपेबिलिटी वायुसेना की कहाँ देखते हैं आपके हिसाब से? हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ की कमी है जो अभी उसको अभी फुलफिल करना चाहिए? भारतीय वायुसेना को सबसे पहले तो अपनी जो स्ट्रेंथ है, अब हम करीब 30-31 स्क्वाड्रन पे हैं, हमें करीब 42 स्क्वाड्रन से ज़्यादा होनी चाहिए। और जिस तरह हमारे एडवर्सरीज नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेते जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ जो है सबसे पहले हमें उसको बनाना है। तो जिसको बोलते हैं ना, एक अच्छा मिक्स होना चाहिए हर चीज़ का। तो हर जनरेशन की टेक्नोलॉजी का एक मिक्स होना चाहिए। तो अगर हम देखें 42 स्क्वाड्रन, तो करीब 800 850 जहाज़ होने चाहिए हमारे यहाँ। और अगर वो नंबर देखें तो हमारे पास कम से कम उसके 30 से 35% फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होने चाहिए। तो करीब 300, मेरे हिसाब से 250 से 300 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होने चाहिए फाइनली, और बाकी फोर्थ एंड 4.5 जनरेशन होने चाहिए। तो सबसे पहले तो कैपेबिलिटी हमको ये डेवलप करनी है। दूसरा, हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर और एनेबलर, जैसे कि एवैक्स है, AEWNC है, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, और वेपन्स। सबसे इम्पोर्टेंट इन सब चीज़ों में देखा जाए तो अगर आपके पास बाकी सब चीज़ें हैं और वेपन नहीं है, तो आपकी कैपेबिलिटी सीवियरली अफेक्ट होती है। मतलब जितनी जल्दी हो सके वायुसेना को वो कैपेबिलिटी हासिल करनी चाहिए, बिल्कुल। सर हम इंजन की बात कर चुके, एमका की बात कर चुके। सर ब्रह्मोस की थोड़ी बात कर ली जाए। ब्रह्मोस काफ़ी चर्चित है, साउथ चाइना सी में इस वक्त चीन के कान खड़े कर चुका है। और दूसरी जगह अगर हम देखें, पाकिस्तान में एक बार गलती से भारत की मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में घुस गई। सर क्या ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक मिसाइल है? बिल्कुल। ब्रह्मोस एक ऐसी कैपेबिलिटी हमको देता है। जब ब्रह्मोस आई थी तो वो करीब 300 किलोमीटर से कम थे रेंज उसकी, अब उसको बढ़ा दिया गया है। और आज ये चर्चा हो रही है कि इसको कैसे और रेंज को बढ़ा के और ज़्यादा किया जाए। तो एक तो ये है। दूसरा, उसका जो फ्लाइट प्रोफाइल होता है वो, और उसकी स्पीड इस तरह से होती है कि उसको ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। पाकिस्तान नहीं कर पाया था जब वो घुसी, तो उसका रडार, जो चाइना का रडार वहाँ तक लगा था, वो भी नहीं ट्रैक कर पाया। तो यस, तो वो ये सब चीज़ें हैं जो ब्रह्मोस को एक गेम चेंजर बनाती हैं, जो एक बहुत ही पोटेंट वेपन बनाती हैं। और दूसरा ये है कि अब हमारे पास वो कैपेबिलिटी आ गई है। ब्रह्मोस जो BAPL है, तो उन्होंने जिस तरह से वो ये काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म देते हैं हम लोगों को कि हम इस प्रोडक्ट को अब रीशेप कर सकते हैं। कि भाई अगर आगे की टाइम में अगर उसको हम LCA Mark II पे भी लगा सकेंगे, एक छोटा वर्जन बना के जो उसको कैरी कर सके, और बाकी अगर जो भी जहाज़ आते हैं हमारे, उसमें हम कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर हो सके तो ये सब चीज़ें हैं जो ब्रह्मोस को एक बहुत ही पोटेंट वेपन बनाती हैं। सर ब्रह्मोस से मुझे याद आया कि हाइपरसोनिक मिसाइल, तो हाइपरसोनिक मिसाइल में भारत कहाँ खड़ा है आपके हिसाब से, या फिर भारत को लगातार ये डेवलप करना पड़ेगा?
आज देखा जाए तो इस दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना हाइपरसोनिक वेपन, मैं बोलूँगा हाइपरसोनिक वेपन डेवलपमेंट प्रोडक्शनाइज कर दिया है और काफ़ी तक ऑपरेशनलाइज किया है। इसमें आखिरी रहे हैं यूएसए, इसमें रशिया और चाइना आगे थे और यूएस में सिर्फ नेवी और आर्मी ने इसको इंडक्ट किया है अभी। तो हाइपरसोनिक दो तरह से होते हैं, उसको हम दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दोनं ही डिफरेंट हैं। हाइपरसोनिक वेपन में, क्रूज मिसाइल में एक इंजन होगा जो उसको उस स्पीड तक ले जाएगा और उस स्पीड को सस्टेन करेगा। तो उसमें ट्रेजेक्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक ऐसी चीज़ है जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल को राइड करती है। तो जहाँ पर वो वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जो रॉकेट से सेपरेट होता है, उसके बाद वो स्पीड ऑफ साउंड 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड के से ज़्यादा पे ट्रैवल करेगा। और जो डिफरेंस बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक व्हीकल में है और वेपन में है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी, हाइपरसोनिक वेपन कोई एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं करेगा, वो उसको मनूवर कर सकेगा उतनी स्पीड मेंटेन करते हुए। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें ज़रूरी ये नहीं है कि जब वॉरहेड टारगेट के ऊपर आ रहा है और स्ट्राइक करता है, उसकी वेलोसिटी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने दोनों ही परीक्षण सफल कर चुका है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जब हमने किया था HSTDV, और दूसरा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो अभी रिसेंटली भारत ने किया था। तो टेक्नोलॉजी अब हम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। डिफरेंस यही है कि हम जहाँ पर टेक्नोलॉजी को समझते हैं वहाँ से प्रोडक्शनाइज होने में कितना टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो जो डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन साइकिल है वो हमको उसको काटना होगा। ये हमारी सबसे बड़ी एक दिक्कत है। अगर आप देखें हिस्टोरिकली, जहाँ हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उसको जब तक प्रोडक्शनाइज करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है। तो सर कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकारी कंपनियां दबदबा बना चुकी हैं डिफेंस सेक्टर में, या फिर अब प्राइवेट कंपनियों को भी आना चाहिए? पहले तो सिर्फ PSUs ही थे। गवर्नमेंट की फंडिंग भी DRDO रिसर्च और डेवलपमेंट को DRDO को सौंपा गया था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि जैसे ही हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं डिफेंस के क्षेत्र में, उसमें सिर्फ PSUs काम नहीं कर सकती हैं। उसमें फाइनली किसी भी चीज़ में आपको कंपटीशन की ज़रूरत होती है। जैसे जब हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम पहले एक PSU बैंक में जाते थे और वहाँ पर लाइन में खड़े रहते थे और वो वेट करते रहते थे, और आज हम उसी बैंक में जाते हैं तो वो लाइनें गायब हो चुकी हैं। हाँ, वो खुद चल के आती है। उसका मीनिंग क्या है कि वो एक कंपटीशन है और आपको कोई बेहतर सेवा दे सकता है। उसी तरह से जो ये कल्चर है हमारा PSUs का, मैं इसको कल्चर बोलता हूँ, तो ये कल्चर हम जब तक चेंज नहीं करेंगे तो हम इसी तरह रहेंगे। और इसको चेंज करने का एक ही ढंग है, या तो उनको एफिशिएंट बनाया जाए या हमको प्राइवेटाइजेशन। लेकिन जिस तरह से हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं, हमको प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आज देखें, अगर आप ड्रोन के क्षेत्र में देखें, जो प्रोग्रेस हमारे प्राइवेट सेक्टर ने की है वो बहुत ही बढ़िया है। सर आपने ड्रोन की बात की, तो अब ऐसे ऐसे ड्रोन्स आ रहे हैं जिसमें कोई पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो क्या जो फ्लाइंग पायलट है, क्या उनकी ज़रूरत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी? जिस तरह से AI आ रहा है, जिस तरीके से ये ड्रोन्स आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें हो सकती है और इसे कैसे टैकल किया जाएगा? ये क्वेश्चन मैं सिर्फ ऐसे लूँगा कि भाई मैन्ड और अनमैन्ड क्या है। तो बहुत सारे ड्रोन्स आ गए हैं, लेकिन अभी उसमें वो ऑटोनॉमी नहीं आई है जो फाइनली एक
बड़े पैकेज को कंट्रोल कर सकें। अभी भी हम इसको अभी एक्सपेरिमेंटेशन में है, किसी देश में ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुई है और इसको टाइम लगेगा। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, एक तो टेक्नोलॉजी है, दूसरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, लीगल इश्यूज हैं। कल को एक ऑटोनोमस व्हीकल आपकी रोग हो गई तो क्या करोगे आप, उसको कैसे हैंडल करोगे, आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। एलॉन मस्क ने भी कहा था कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ पायलट, स्टेटमेंट था। बट जहाँ पर वॉर फाइटिंग होती है, लड़ाई होती है, वहाँ पर ह्यूमन इन ए लूप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैन इन द लूप ज़रूरी है। जब तक कि हमारी टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर इतना चेंज नहीं हो जाता कि हम ऑटोनोमस और स्वॉर्म्स जिसको बोलते हैं उस टेक्नोलॉजी तक ना पहुंच जाएं, उसमें मेरे हिसाब से टाइम लगेगा। इवन जैसे 6th जनरेशन डेवलप कर रहा है यूएसए, वो भी उसमें ऑप्शन है मैन्ड और अनमैन्ड का। तो उसमें कुछ मैन्ड होंगे और कुछ अनमैन्ड होंगे। फाइनली अगर आप जैसे आजकल है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग या कोलैबोरेटिव कॉम्बैट व्हीकल, इन सबको भी कंट्रोल तो करना ही होगा ना। तो अगर एक एयर स्पेस में आपको कंट्रोल करना है और एक आपके कंट्रोल नोड है जो आप पीछे से नहीं कर सकते हैं, तो ह्यूमन इन द लूप विल बी रिक्वायर्ड। मैन्ड फाइटर अभी कहीं नहीं गए। सर, हमने बालाकोट देखा, तो अगर अभी ज़रूरत पड़ती है, अगर भारत को ऐसा कुछ करने की, क्योंकि हम दो मोर्चों पर घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं एलएसी पर चीन कुछ ना कुछ करता है, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता है, तो अगर बाई चांस हम पे किसी ने हमला किया और फिर हमें उस पर एयर स्ट्राइक करनी पड़ी, तो क्या हम बालाकोट की तरह करेंगे या कैपेबिलिटी चेंज हुई है उसके हिसाब से करेंगे राफेल के आने के बाद? बालाकोट 2019 में हुआ था, आज हम 2025 में हैं। तो पिछले 6 वर्षों में आई थिंक एयरफोर्स की कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ी है। कैपेबिलिटी बढ़ना एक प्रोग्रेसिव पाथ है जो हर एयरफोर्स लेता है और हमारे एयरफोर्स ने भी लिया हुआ है। तो इंडियन एयरफोर्स आज किसी भी चीज़ के लिए आई थिंक रेडी है। उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास प्लान्स हैं, उसके पास उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का भी क्षमता है। सर, बालाकोट में जिस तरीके से वायुसेना ने किया, तो उस वक्त आपका क्या, आप उस लूप में तो रहे ही होंगे, तो उस वक्त क्या फील आ रहा था अंदर, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप लोग क्या सोच रहे थे उस वक्त? सर देखिए, बालाकोट जैसा ऑपरेशन अगर सबको पता चल जाएगा तो पाकिस्तान को भी पता चल गया होता। तो इसलिए ऐसे ऑपरेशंस बहुत ही ढंग से प्लान किए जाते हैं जिसमें कम से कम लोग इन्वॉल्व हों और जिसमें सरप्राइज़ का एक फैक्टर रहे। और वो एक रीज़न था कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि भाई उनके ऊपर इतने सारे जहाज़ आए और पाकिस्तान के अंदर घुस के वेपन डिलीवर करके चले गए। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि भाई उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, और वो उन चीज़ों को एक्चुअली बाहर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, वो बाहर भी नहीं आनी चाहिए। अगर वो आ गई तो कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान उसको समझ लेगा। नहीं, वो तो सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो जितना कम पता हो उतना, जैसे हम बोलते हैं ना, नीड टू नो, जिसको ज़रूरत होनी चाहिए उसको पता होनी। जो इम्पोर्टेंट है हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लिए और आपके लिए, वो ये है कि क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है। यस, एयरफोर्स ने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, और जो आउटपुट चाहिए था, जो ऑब्जेक्टिव था उस स्ट्राइक का, वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया। सर, अभिनंदन सर जब पाकिस्तान गए फिर उन्हें वापस किया गया, तो उस वक्त क्या लग रहा था? अगर अभिनंदन सर को वहाँ पर अगर वो रोक लेते तो क्या होता पाकिस्तान के साथ? आई थिंक जो मैंने मीडिया वगैरह में पढ़ा है और जो न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा है वो ये था कि पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ था। हाँ, उसके संसद में भी वो रो रहे हुए थे। देखिए, बालाकोट एक ऐसा ऑपरेशन था जो एक नॉन मिलिट्री ऑपरेशन था। आई थिंक कोई उसको एस्केलेट नहीं करना चाहता था, और एस्केलेशन मतलब पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि इसके आगे कुछ हो।
तो एक ही चॉइस थी उनके पास कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म करें। और एक वर्ल्ड ओपिनियन जो बन रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट कि भाई टेररिज्म का ये गढ़ बनता जा रहा है, वो उसको भी डिस्पेल करना चाहते थे। तो आई थिंक इमरान खान वॉज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि भले ही उनको जो भी एडवाइस मिली हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन इमरान खान वॉज क्वाइट क्लियर इन हिज माइंड कि इसके आगे और कुछ नहीं। और दूसरा ये कि क्लियरली मीडिया में था कि भाई अभिनंदन को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। अब वो इसको डिनाई तो नहीं कर सकते थे, तो और अगर डिनाई नहीं कर सकते तो आप होल्ड नहीं कर सकते, तो किसी ना किसी टाइम फ्रेम में वापस करना ही था। और जितना जल्दी करते उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। पाकिस्तान के लिए बेहतर इसलिए होता कि कहीं ना कहीं उसको ये डर था कि भारत फिर से स्ट्राइक ना कर दे। ये तो बहुत हाई लेवल डिसीजन होते हैं, ये तो स्टूडियो में डिस्कस करने वाले डिसीजन नहीं होते हैं कि भाई इसके आगे क्या होगा। लेकिन कोई भी डिसीजन लिया जाता वो नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती कि क्या करना है। सर, आपने आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान को बताया कि उस वक्त शुरुआत हुई थी, लेकिन आज वो लगता है कि हो गया है, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमला होता है वहाँ, या फिर वो किसी पे हमला करता है। सर, जो हमारा पीओके है, पीओके को लेकर कभी भारतीय वायुसेना एक वक्त पर कहा गया था कि सरकार जब कहे तो हम पीओके वापस ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मुमकिन है? ये सरकार के डिसीजन है और ये सरकार के बयान है। इंडियन एयरफोर्स का काम है प्लान करना और एग्जीक्यूट करना, और ये सरकार को एडवाइस करना कि हम ये कर सकते हैं और हम इस तरह कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कभी भी अगर सरकार की तरफ से कहा जाएगा तो एयरफोर्स आसानी से उसे नो कमेंट्स। ठीक है सर, हमने बहुत कन्वर्सेशन की, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी बन रहा है कि रूस या अमेरिका, हम किसे अपना पक्का यार माने? ये ना एक बहुत ही बढ़िया वो सुना था मैंने। और आई थिंक आजकल जब जिस तरह से जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क हो रहा है, उसमें देर आर नो परमानेंट फोर्स एंड देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, इट इज़ ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। तो जो भारत के हित में है वो ही रहना चाहिए। हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, इंडिपेंडेंस से लेके 62-65 वॉर तक यूएस हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था। 65 से 62 और 65 के बीच में कहीं यूएस को पाकिस्तान की तरफ रुझान शुरू किया। उस तरह उस समय रशिया हमारे साथ आया, और आज भी रशिया एक स्ट्रेटजिक फ्रेंड है, पार्टनर है। उसी तरह 2008 से देखा जाए, 2004 और 2008 के टाइम फ्रेम से देखा जाए तो यूएस और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बेहतर हुई है। आप ऐसे देखेंगे तो कोई भी ऐसे देश नहीं है जिसके साथ हमारे सिर्फ कन्वर्जेंस हैं या डाइवर्जेंसेस हैं। तो हर देश के साथ हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हम साझा तौर पे समझते हैं और जिन पे कुछ हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। तो देश के हित में जो है, जहाँ पर ज़्यादा साझा है और जो देश के हित में, वही है। और हम सबके साथ दोस्ती क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट जो आज जिस देश का है वो सभी पूरा कर सकते हैं। और जो समीकरण आज की दुनिया में चल रहे हैं उसमें ये बोलना कि आज हमारा ये देश दोस्त है या ये देश दोस्त है, वो तो सही भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्लियर है आपकी इस चीज पे कि हमारी निर्भरता पर ही ये है कि दोस्ती जो हमें क्या। बिल्कुल जो हमारे हित में हो वो हमें करना होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब हमें एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। वो वक्त आ गया है सर, वो आ गया है या आने वाला है, ये तो इस देश के जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और बाकी लोग हैं वो इसके ऊपर चर्चा करते ही होंगे।
सर अभी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है नेटो को लेकर, यूएन को लेकर, डब्ल्यूएचओ को लेकर, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अमेरिका अब उनसे भी बाहर जाएगा। तो क्या भारत को भी, अगर यूएन में परमानेंट सीट नहीं मिलती है, तो भारत को क्या छोड़ देना चाहिए यूएन? जब तक यूएन इस दुनिया के लिए रेलेवेंट है तब तक उसकी रेलेवेंस रहनी चाहिए। कोई चीज़ें हैं जो यूएन में अच्छी नहीं हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूएन अच्छा कर रहा है। तो फाइनली इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यूएन में सबसे ज़्यादा हमारे पीस कीपिंग फोर्स के जवान हैं, भारत के हैं, और जब भी कुछ होता है तो भारत के सैनिक सबसे आगे जाते हैं। कई ऑपरेशंस भी भारत ने किए, लेकिन जब बात आती है परमानेंट सीट को लेकर तो वो पीछे हट जाता है। यूएन कुछ नहीं है बट इज़ ए ग्रुप ऑफ नेशंस, एंड फाइनली उसमें जो P5 कंट्रीज़ हैं, परमानेंट 5 हैं, वो ही उनका वीटो पावर है उनके पास। तो जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड प्रेशर उन पे नहीं बढ़ेगा, जैसे हमारा आज स्टैंडिंग है इस दुनिया में, आज हम एक मेजर पावर माने जाते हैं इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। तो इन सबको मद्देनज़र देख के आज अगर आप देखें दुनिया में, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सपोर्ट है कि हमें एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी ये पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी। जैसे ही हम टॉप 3 इकोनॉमीज़ में आएंगे तो ये पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी। तो फाइनली इकोनॉमी विल ड्राइव इट, एंड जैसे हमारी इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ेगी और हमारी स्टैंडिंग बढ़ेगी, इट विल बिकम अ नेचुरल प्रोसेस। और काफ़ी चीज़ें कही जाती हैं और नहीं करी जाती। नहीं भी कही जाती। सर हम ट्रंप पे ही रहेंगे कि ट्रंप जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप से अलग होने की, वो दिख रहा है अब साफ साफ। क्योंकि जब यूक्रेन में अमेरिका बाइडेन की सरकार थी तो यूक्रेन में उन्होंने हथियार भेजे, पैसा भेजा, लेकिन आज ट्रंप की सरकार आई है तो ट्रंप क्या कहते हैं कि हम जो है आपके यहाँ खनिज की माइनिंग करेंगे और इस शर्त पे करेंगे कि हमने आपको पैसा दिया है। तो ट्रंप की डिप्लोमेसी कैसे देख रहे हैं आप? ट्रंप एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह के प्रेसिडेंट हैं यूएस के लिए, बहुत ही ट्रांजैक्शनल। अगर उन्होंने आज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सेटअप किया है तो वो हर जगह ये देखते हैं कि इसमें अमेरिका के लिए क्या क्या है, और जो अमेरिका आज इतनी डेट में है उसको पैसे को कैसे किया जाए, डेट कैसे कम की जाए, और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाई जाए। उन सब चीज़ों के लिए रेयर मिनरल्स हैं, अर्थ, ये क्या बोलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन सब की ज़रूरत होगी उनको। दूसरा, चाइना ने काफ़ी सारे चीज़ों में बैन लगा दिया है। अब यूएस वो सब चीज़ें कहाँ से लाएगा? तो उन बैन्स को देखते हुए यूएस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो एक्सप्लोर करे कि उसको ये सब चीज़ें जो चाइना ने बैन कर दी हैं वो कहाँ से मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये ट्रंप चाहते हैं। और दूसरा वो ये देखते हैं कि यूएस की मिलिट्री स्पेंडिंग जो है, जो उनका 781-800 बिलियन डॉलर का जो बजट है, डिफेंस बजट, उसको कैसे कम किया जाए। तो वो ये देखते हैं कि भाई उतना पैसा वो नेटो में इन्वेस्ट हो रहा है क्या, तो अगर नेटो में इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ेगा तो उनका इन्वेस्टमेंट नेटो में कम होगा, और वो जो मिलिट्री स्पेंडिंग कर रहे हैं वो कैसे कम होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सब डिसीजंस को गाइड करती हैं, जिससे कि वो प्रेशर डाल सकें। मेरे हिसाब से यूएस भी नेटो के बाहर नहीं आएगा, और नेटो को भी यूएस की उतनी ज़रूरत है जितनी यूएस को नेटो की ज़रूरत है। निर्भरता। लेकिन सर ईयू चीफ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, और वो तमाम डील्स होने वाली है। एक तरफ चाइना ने दबदबा बना रखा है ईयू में, यूरोप में बना रखा है, दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो दिखा रहा है कि हम धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। तो क्या अब ईयू भारत के साथ आ जाएगा, भारत पे निर्भरता बढ़ाएगा, भारत से ही सामान लेगा, बहुत भारत से ही कुछ भी करेगा? यूरोपियन यूनियन हो या यूएस हो, जैसे जैसे वो चाइना से
अपना डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, उनके चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक इट इज़ गॉट, ये इसमें इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है, और यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक प्लेग्राउंड ही है, और बेसिकली यूनियन है कंट्रीज़ की जो उनको बांधती है इकोनॉमिकली। तो जो उनके हिसाब से जो इकोनॉमिकली उनके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, उसको देखते हुए ही वो ये स्टेप उठाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरे हिसाब से अमेरिका नेटो के बाहर नहीं जाएगा और नेटो अमेरिका के बाहर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि खबरें तो यही आ रही है कि अमेरिका जो है वो हाथ छोड़ रहा है। ये तो समय ही बताएगा। ये तो समय बताएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि किस तरीके से हमारे खास मेहमान ने बताया कि एमका, कावेरी इंजन, स्वदेशी इंजन, तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे आशा करते हैं, और आगे भी सर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से कौन से फाइटर जेट को चूज करना चाहिए। देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।